Hello children, how are you? I hope that you are preparing well for the board exams. And I am Neelam Khare. I have more than 20 years experience of teaching economics for the senior classes. And this is my first video, and I hope that you will like, subscribe and share as much as you can. So children, today I have taken the difficult unit of macroeconomics, determination of income and employment, because generally I have seen that student find this unit difficult. तो ये unit मैंने आज लिया हुआ है, and this unit में there are various concepts which are divided into different chapters. So today I have taken the chapter 7, aggregate demand and the related concepts. First of all, we will learn what is the aggregate demand. Students, you have done the term demand in microeconomics in class 11th, जहाँ पर आपने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ा है. इंडिविजुअल डिमांड यानी डिमांड बाय द कंज्यूमर, मनी स्पेंड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट द क्वेश्चन इज, क्या केवल कंज्यूमर ही डिमांड करते हैं? देयर आर अदर सेक्टर्स हु आल्सो स्पेंड मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो we have used the term aggregate demand. Aggregate मतलब total expenditure, यानी expenditure done by all the sectors of the economy. अब ये हमारे कौन से sectors हैं जो कि मनी स्पेंड कर रहे हैं on purchase of goods and services. But before that, I would like to share what is the definition of aggregate demand. It refers to the total expenditure incurred by all the sectors of an economy during a period of 1 year. यहाँ पर मैंने यूज किया है during a period of 1 year. तो आपकी नॉलेज के लिए, फॉर योर नॉलेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट एग्रीगेट डिमांड जो है, इट इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टाइम डायमेंशन. तो आप इसको लर्न करिएगा व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड. लेकिन वो कौन से सेक्टर्स हैं विच स्पेंड मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? आई हैव टेकन अनदर टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो वो 4 सेक्टर हमारे कौन कौन से हैं? वो 4 सेक्टर हमारे हैं हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो हाउस होल्ड पैसा खर्च करते हैं ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वी हैव यूज द हियर टर्म प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दिस इज द एक्सपेंडिचर incurred by household on purchase of goods and services. Okay, so household कितना पैसा खर्च करेगा? It depends on the disposable income. जितनी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी उतना ही हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा परचेज करेगा. ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है स्टूडेंट जो हमारे हाथ में रहती है खर्च करने के लिए, फॉर कंज्यूमिंग एंड सेविंग आफ्टर पेइंग द टैक्सेस. दैट इज द डिस्पोजेबल इनकम. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी डिनोटेड, इसको हमने डिनोट किया है सी से. सेकेंड सेक्टर हमारा जो है फर्म्स हैं, वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिफाइन कर लेते हैं. इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म्स ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स, जैसे कि लैंड हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया. तो इसको हमने डिनोट किया है आई से. तीसरा सेक्टर हमारा गवर्नमेंट है. ये गवर्नमेंट भी खर्च करती है, एक्सपेंडिचर जो कर रही है, जो मनी एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है, जो खर्च कर रही है ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स. जैसे कि कंज्यूमर गुड्स जैसे हमारी जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन पे खर्च करती है, हेल्थ पे खर्च करती है गवर्नमेंट. और इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे हाईवेज बनाती है, सड़कें बनाती है, ब्रिजेस बनाती है. तो ये हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल गुड्स हो गया, तो जिसको हमने डिनोट किया है जी से. तीसरा हमारा सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेनर्स. फॉरेनर जो है दे ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अस. हमसे खरीदते हैं वो, जो कि यानी कि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. जिस तरह वो हमसे खरीदते हैं उसी तरह वी ऑल्सो स्पेंड मनी ऑन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जिसको हम इम्पोर्ट्स बोलते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा 4th सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसके लिए हमने टर्म यूज किया है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट. इसके लिए हमने जो है वो टर्म यूज किया है एक्स माइनस एम. तो व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ मनी स्पेंड बाय ऑल द सेक्टर्स. ये हमारे सेक्टर्स कौन से हो गए? हमारा हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. इन सबको मिलाकर, इन सबको जो है ऐड करके वी विल गेट द एग्रीगेट डिमांड. लेकिन स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दिस थ्योरी इन टर्म्स ऑफ 2 सेक्टर मॉडल ओनली. हम ये मान के चल रहे हैं इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर हैं, और ये 2 सेक्टर हमारे कौन से हैं? एक हमारे जो है ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है यानी कंजम्पशन
जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और दूसरा हमारा फॉर्म्स है यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। यानी हम जो स्टडी कर रहे हैं इस थ्योरी को, वो हम स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कि अ कंट्री डज नॉट हैव एन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, देयर इज नो, वी अज्यूम दैट देयर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, यानी एडी इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम इस एग्रीगेट डिमांड के टर्म को एक टेबल से वी जस्ट लर्न फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल में हमने नेशनल इनकम लिया है, वाई से डिनोट किया है इसको हमने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और दोनों का जो हमने जोड़ कर निकाला है एग्रीगेट डिमांड, वो हमने इसके फोर्थ कॉलम में लिया है। वी अज्यूम दैट हमारा जो इनकम है दैट इज लाइक 0, 100, इनकम हमारा बढ़ रहा है बराबर, और हमारा कंजम्पशन जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि जब हमारा इनकम का लेवल 0 है तो देयर इज द कंजम्पशन। जब इनकम का लेवल 0 है तो यहाँ पर हमारे पास कंजम्पशन है, यानी कि इस कंजम्पशन, यानी कि अगर इनकम 0 है तो ऐसा नहीं कि लोग जो है वो कंजम्पशन जो है दे विल स्टॉप द कंजम्पशन, ये कंजम्पशन स्टॉप नहीं करेंगे। अगर 0 लेवल ऑफ इनकम भी है तो समवेयर दे विल जस्ट मेंटेन द मिनिमम कंजम्पशन लेवल फॉर देयर सर्वाइवल, और इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारा कंजम्पशन है that is the autonomous consumption. The question is what is the autonomous consumption? It is the minimum consumption that is needed for the survival. Okay, then we will see that जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। फिर हम यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमने जो है ये कांस्टेंट लिया है। नाउ चिल्ड्रन वी हैव टू लर्न कि इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन है। देयर आर 2 सेक्टर्स जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक तो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है और एक हमारा जो होता है पब्लिक सेक्टर, नहीं सरकार होती है। अब ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो दैट सेक्टर इज गाइडेड बाय इनकम एंड प्रॉफिट मोटिव। उसको तो उसके पास जब पैसा होगा, जब प्रॉफिट मोटिव होगा, प्रॉफिट मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने से, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन एक गवर्नमेंट जो है इट इन्वेस्ट, सड़कें बनाती है, रोड्स बनाती है, इलेक्ट्रिक पोल्स लगा रही है, ब्रिजेस लगा रही है, मेट्रोज आ रही हैं, तो वो ये माइंड में नहीं रखती कि इनकम आ रहा है, इनकम है कि नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है कि, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट मोटिव। तो जो हमने ये जो इन्वेस्टमेंट लिया है दैट इज द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी ये इन्वेस्टमेंट जो कौन कर रहा है, ये सरकार कर रही है, और इट इज नॉट गाइडेड बाय इनकम और द प्रॉफिट मोटिव। देन वी विल कैलकुलेट एडी सी प्लस आई, ये हमने सी और आई को जोड़ लिया, इसको ऐड कर लिया, एंड वी जस्ट गेट दिस एग्रीगेट डिमांड। अब हमने जो ये टेबल बनाई है, we will express this table, we will just use the table to make this diagram। इस डायग्राम को हम टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं, हम डायरेक्ट जो है वो कर्व्स के थ्रू भी हम डायग्राम दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट दिखाया हुआ है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 100 है, ये कांस्टेंट है, और ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ये देखिए पॉजिटिव स्लोप है कंजम्पशन की, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन जो ये हमने 0 और सी के बीच का जो गैप दिखाया है, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। जो हमने ये 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो ये हमारा 50 करोड़ का जो हमने दिखाया है दैट इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने सी प्लस आई को जोड़कर हमने ये एग्रीगेट डिमांड की जो है ये लाइन बनाई, दैट इज ऑल्सो द पॉजिटिव लाइन। सो चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन तो मैंने अभी आपको एग्रीगेट डिमांड का जब मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था, देन आई टोल्ड यू कि कंजम्पशन क्या होता है, इट्स दैट पोर्शन ऑफ इनकम which consumer spend on purchase of goods and services। तो here we take the term new term consumption function। ये consumption function क्या होता है, या ये propensity to consume क्या होता है। बच्चों propensity to consume का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी में लोगों की willingness, उनकी टेंडेंसी क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की, अगर उनकी इनकम बढ़ती है। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो यहाँ पर हमने एक सिम्बॉलिकली वी हैव जस्ट रिटन लाइक सी इज द फंक्शन ऑफ वाई, और इसी फंक्शनल रिलेशन को हमने एक टेबल के थ्रू बताया है। आप देखिए इस टेबल में, look at the table, income is increasing at the constant ratio, national income 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, and consumption is also increasing as earlier told you that 0 level जब हमारा इनकम का होता है तो there is the autonomous consumption, it is the minimum consumption for the survival of the people।
तो ये हमारा 40 है, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बट यू नोटिस वन थिंग कि जिस रेशियो में हमारी इनकम बढ़ रही है उस रेशियो में हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कीन्स ने, प्रोफेसर जेएम कीन्स, जिन्होंने ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दिया, उन्होंने एक नया यहाँ एक लॉ बनाया है, कीन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इन्होंने कहा है कि ये जैसे दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, ये लॉ हमें बताता है दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, ये लोग की साइकोलॉजी होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन तो बढ़ता है, लोग परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, लेकिन इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। जिस प्रोपोर्शन में हमारी इनकम बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पीपल हैव द टेंडेंसी टू सेव, लोगों की सेविंग करने की भी आदत होती है। जनरली वी हैव सीन एट आवर होम, हमने अपने घरों में भी देखा है, अगर घर में इनकम का सोर्स बढ़ जाता है तो हम कंजम्पशन भी बढ़ाते हैं, लेकिन हम अपनी सेविंग उसका एक पार्ट जो है इनकम का हम सेव भी करते हैं फॉर फ्यूचर नीड्स के लिए, कंटिजेंसीज के लिए हम उसको सेव करते हैं। तो ये हमने टेबल में दिखाया है कि जैसे जैसे इनकम कांस्टेंट रेशियो में बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रेट जो है उस रेशियो में नहीं बढ़ रही है जिस रेशियो में हमारी इनकम बढ़ रही है। इसी चीज को हमने जो है वो डायग्राम में दिखाया है। देखिए OX एक्सिस पर यहाँ पर मैंने नेशनल इनकम लिया है और यहाँ पर मैंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर OY एक्सिस पर लिया है। अगेन हमने नेशनल इनकम को दिया चूंकि हमारा 0, 100, 200 कांस्टेंट रेशियो पे बढ़ रहा है, तो हमने नेशनल इनकम का एक पॉजिटिव स्लोप है जो है ये हमारा 45 डिग्री का स्लोप है, ठीक है। और हमारी कंजम्पशन भी जो है उसका भी स्लोप जो है पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगेन हम जस्ट टेलिंग द सेम थिंग कि जो हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम है, तो जीरो और O और C के बीच का जो हमारा जो गैप है ये हमारा जो है ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इसको हमने C बार से डिनोट किया हुआ है। जीरो लेवल पर जो हमारा ये कंजम्पशन है ये C बार से डिनोट किया है। अगेन वी जस्ट सी दैट इनकम हमारी बढ़ी 0 से 100 और कंजम्पशन हमारा बढ़ा 40 to 120। अभी भी हमारा जो है वो जो है कंजम्पशन जो अभी भी हम दिखा रहे हैं कि कंजम्पशन जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रहा है। स्टिल डायग्राम में हम देख रहे हैं कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। अगर हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो हम कंज्यूम कहाँ से करेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं हमारी कोई सेविंग है, हमारा बैंक में पैसा रखा है जिसको हमने यूज किया है कंजम्पशन करने के लिए। तो ये जो गैप हमने जो दिखाया है ना बच्चों, दिस इज द डिसेविंग, इसको हम बोलते हैं डिसेविंग, यानी हमने अपनी जो सेविंग है वो हमने अपने कंजम्पशन में यूज कर ली। अगेन यू जस्ट सी जैसे जैसे इनकम बढ़ा एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, इसको पॉइंट को हमने ई से डिनोट किया है, ई फॉर इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस है। यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो हम और इनकम हमारी ये देखिए ये जो हमारा 200 है ये हमारा इक्वल है। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। फिर अगेन जैसे ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारा क्या होता है, एक स्टेट आ जाती है जहां पर हमारी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा हो जाती है। इनकम कंजम्पशन से ज्यादा हो गई, इसका मतलब है जो इसका बीच का गैप है इसको हमने देखा कि हमने इनकम का एक पार्ट जो है वो सेव। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द अदर इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम APC और MPC के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि APC क्या है। इसका फॉर्मूला है APC इक्वल टू कंजम्पशन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम। तो इसी के फॉर्मूले के बेसिस पर हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। इट रिफर्स टू द रेशियो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। दीज आर द लेवल ऑफ इनकम एंड दिस इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज यू सी फ्रॉम द टेबल से आप देख रहे हो, ठीक है जी। तो आप देखिए जरा, मैंने यहाँ पर APC कैलकुलेट किया हुआ है कि पहले जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारा ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू 0, तो ये APC मैंने इसको यहाँ पर डैश कर दिया। देन अगेन 120 डिवाइडेड बाय 100 1.20 हमारा APC हो गया। देन 200 डिवाइडेड बाय 200 1 हो गया। 280 डिवाइडेड बाय 300 हमारा 0.9 हो गया। 360 डिवाइडेड बाय 400 दैट इज ऑल्सो द 0.9। अब जो हमने APC कैलकुलेट किया है इसको हम अपने डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये हमने OX एक्सिस पर अपना नेशनल इनकम दिखाया है और OY एक्सिस पर हमने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाया हुआ है, और ये हमारी कंजम्पशन लाइन है, ये एक पॉजिटिव स्लोप है कंजम्पशन लाइन का। और हम कैलकुलेट कर लेते हैं APC किसी एक पॉइंट पर, पॉइंट A पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉइंट A पर हमने ले लिया, मान लीजिए नेशनल इनकम हमारी जो है वो 300 करोड़ है और हमारा जो कंजम्पशन है दैट इज द, इसको हमने N से डिनोट किया है जो हमारा 280 करोड़ है। तो पॉइंट A पर हमारा APC क्या बना, ये ON हमारा ये ON डिवाइडेड बाय OY, ON डिवाइडेड बाय OY यानी 280 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू 0.9।
अब एपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरली समटाइम दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम। एपीसी कैन बी मोर देन वन। क्या एपीसी जो है एक से ज़्यादा हो सकता है? हमने जब एग्रीगेट डिमांड का जो हमने डायग्राम बनाया था तो हमने उसमें जो है नेशनल इनकम और जो है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाया था। उसमें देखा था ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारा जो सी था दैट वाज ग्रेटर देन वाई, यानी कि एपीसी कैन बी मोर देन वन। कब? ब्रेक इवन, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर हमारा जो है कंजम्पशन जो है दैट इज ग्रेटर देन वाई, यानी इनकम से ज़्यादा होता है। अनदर इज, क्या एपीसी की वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है? हम टेबल में भी देख सकते हैं सी ग्रेटर देन वाई 120 डिवाइडेड बाई 100 1.20, क्योंकि हमारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है। क्या एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है? यस, एपीसी वैल्यू 1 हो सकती है। कहाँ पर? जहाँ ब्रेक इवन पॉइंट था, यानी कि जहाँ पर ये 200 आप टेबल में देखो y इक्वल टू सी है, जहाँ हमारा y इक्वल टू सी है एपीसी कैन बी इक्वल टू 1। अनदर क्वेश्चन, क्या एपीसी की वैल्यू जो है वो एक से कम हो सकती है, यानी इनकम से कम हो सकती है? एक से कम हो सकती है। यस, इट कैन बी लेस देन 1। एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपने देखा था y वाज ग्रेटर देन सी, जो हमारा इनकम था वो कंजम्पशन से ज्यादा था, क्योंकि हम अब इनकम का एक पार्ट हम सेव कर ले रहे हैं। तो हमारा एपीसी जो है वो एक लेस देन 1 हो सकता है। कब हो सकता है? व्हेन सी इज लेस देन y, अगर हमारा कंजम्पशन इनकम से जो है वो कम है। Another question, what can the value of APC be equal to 0? No, APC कभी भी 0 नहीं हो सकता। इवन आपने देखा इनकम कैन बी 0, लेकिन कंजम्पशन तो मिनिमम चाहिए ना फॉर द सर्वाइवल। तो एपीसी जो है इट कैन नेवर बी टू कंज्यूम। यानी अब हम पढ़ेंगे टॉपिक व्हाट इज द एमपीसी। यहाँ टर्म आया है मार्जिनल। मार्जिनल टर्म हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कई बार किया। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यानी एक्स्ट्रा। जब हम एडिशनल और एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं। तो व्हाट एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। यानी अगर इनकम हमारी बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा? इनकम हमारी कम होती है तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन, डेल्टा मतलब चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो इसकी हमने डेफिनेशन बना ली एमपीसी की। इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। अब इसी डेफिनेशन के बेसिस पर हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, जहाँ पर हम ये डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम दिखा रहे हैं, और डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर 0, 100, 200, 300, 400, 500 और ये कंजम्पशन दिखा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भाई इनकम में कितना चेंज आया, 0 से 100 में कितना चेंज आया, 100 से 200 में कितना चेंज आया। तो हम देख रहे हैं कि चेंज इन इनकम हमारा 100, 100, 100 है। और फिर हम कंजम्पशन में देखेंगे हमारा कितना चेंज आया। 40 से 120 में हमारा 80, ये हमारा 80 आ रहा है, कॉन्स्टेंट रेशियो में आ रहा है। तो एमपीसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो ये हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है चेंज इन कंजम्पशन, और हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया है चेंज इन इनकम। तो हम डिवाइड करेंगे 80 डिवाइडेड बाय 100, ये सारा हमारा 80 है। तो एमपीसी हमारा 0. हर लेवल ऑफ इनकम पे हमारा 0.8 आ रहा है, यानी कि इनकम बढ़ने पर उसका 80% जो है लोग पीपल स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 80% उसका खर्च करते हैं। तो इसी चीज को हम जो जरा आप एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो डायग्राम पे देखिए OX एक्सिस पर हम नेशनल इनकम दिखा रहे हैं और OY एक्सिस पर हम कंजम्पशन दिखा रहे हैं। पॉइंट ए पर अगर हमारी इनकम Y है, Y का मतलब 200 करोड़ है, और हमारा कंजम्पशन N है, N का मतलब हमारा 280 करोड़ है, ठीक है जी। अब मान लीजिए इनकम हमारी बढ़ गई 200 से हमारी 300 हो गई, तो कितना चेंज आया? यानी 100 का चेंज आया। और हमारा कंजम्पशन जो है बी पॉइंट पर बढ़ गया है, कितना बढ़ गया? हमारा 280 से 360 करोड़ हो गया, यानी कि हमारा कितना चेंज आया? हमारा 80 करोड़ का चेंज आया। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू द डायग्राम एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और यानी कि NN1 डिवाइडेड बाई y1 ये जो हमने किया ये चेंज लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम एमपीसी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब हम सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमपीसी के बारे में, एमपीसी की वैल्यू के बारे में। लिसन चिल्ड्रन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एमपीसी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी जो है वो 1 होगी। ऑलवेज रिमेंबर इट, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आगे भी आपके न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह में ये यूज होगा। जब आप मल्टीप्लाई वगैरह पढ़ेंगे तब ये आपका पॉइंट काम आएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि एमपीसी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुई? मान लीजिए देखिए जरा, अगर हमारी इनकम बढ़ी, ठीक है,
तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा और हमारा जो है वो सेविंग बढ़ेगा। ये कंजम्पशन और सेविंग जो है दोनों मिलकर जो है वो इक्वल टू इनकम होता है, क्योंकि इनकम का एक पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और एक पार्ट हम जो है वो सेव करते हैं। मान लीजिए इनकम मेरी 100 रुपये है, तो 100 रुपये में मैं सपोज मैंने 75 रुपये खर्च कर दिए और 25 रुपये मैंने सेव कर लिए, तो क्या हुआ 75 प्लस 25 इक्वल टू 100 हो गया। तो इनकम जो है दैट इज द सम ऑफ कंजम्पशन जो है और जो पैसा हम कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं, जो सेव कर रहे हैं, उसका एडिशन यानी उसका टोटल जो है दैट इज इक्वल टू द इनकम। अब मान लीजिए इनकम आपकी बढ़ गई है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी इनकम आपकी बढ़ गई या कम हो गई जो भी है, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हमने देखा है कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ती है। अब हमें प्रूव करना है एमपीसी इक्वल टू 1, ठीक है। ये एमपीसी इक्वल टू एमपीसी इक्वल टू 0, ये 0 कब होगा, ये डेल्टा सी 0 कब होगा, जब बढ़ी हुई इनकम को हम सेव कर लेंगे। मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 100 से 200 हो गई, यानी मेरी इनकम जो है 100 बढ़ गई, 100 रुपए बढ़ गई, जो बढ़ी इनकम है उसी को मैंने सेव कर लिया, तो मेरा जो डेल्टा सी है ना वो मेरा 0 हो जाएगा। तो एमपीसी जो है वो इक्वल टू 0 कब होगी, जो हमारी चेंज इन इनकम है, यानी इनकम हमारी बढ़ गई जो है, उसको बढ़ी हुई इनकम को हमने पूरा सेव कर लिया है, खर्च नहीं किया है, तो एमपीसी हमारी इक्वल टू 0 हो जाएगी। एनदर इज एमपीसी इक्वल टू 1 प्रूफ करना है भाई, एमपीसी इक्वल टू 1 कब होगा। अगेन हम यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये इक्वल टू 1 कब होगा, जब जितनी बढ़ी हुई इनकम है अगर आपने उसको खर्च कर दिया। मान ली इनकम मेरी 100 रुपये बढ़ गई है, 100 से 200 यानी 100 रुपये बढ़ गई है, और जितनी बढ़ी हुई इनकम थी वो मैंने खर्च कर दी, यानी जो 100 रुपये मेरी इनकम बढ़ी थी वो मैंने खर्च कर दी, मैंने कुछ सेव नहीं किया, मैंने कुछ बचाया नहीं, तो एमपीसी जो है दैट विल बी इक्वल टू 1। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू लर्न। एनदर पॉइंट अबाउट एमपीसी ये है कि जो गरीबों की एमपीसी होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी विलिंगनेस टू कंज्यूम, अगर इनकम बढ़ी तो कितना लोग खर्च करेंगे, तो एमपीसी जो पुअर पीपल की है दैट इज मोर देन द एमपीसी ऑफ द रिच पीपल। पुअर लोग क्या करेगा, जिसकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, इनकम को वो खर्च करने लग जाएगा, जबकि रिच ऐसा नहीं करता है। तो एमपीसी ऑफ द पुअर पीपल इज मोर देन द एमपीसी ऑफ द rich people. So in this entire chapter we have done ये एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देन वी हैव डन कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इन एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस हमने पढ़ा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।